अध्याय 3। लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं। मैं ये दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने का सुझाव दिया, परंतु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूं, इस बारे में दोनों के सुझाव अलग अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी लगातार सलाह देते थे, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी खोज लो। वे क्वाइंट के बाएं हिस्से पर केंद्रित जीवन का सुझाव दे रहे थे, जिसका रास्ता इस तरह दिखता था। कॉलेज एबएसआई। मेरे अशिक्षित परंतु अमीर डैडी हमेशा क्वाइंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अपनी खुद की कंपनी शुरू करो। कॉलेज एबसी कर्ज के जाल में उलझना। 90% लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है। स्कूल से निकलने के कुछ समय बाद ही वे कर्ज में डूब जाते हैं। वे कर्ज में इतनी गहराई तक डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय की सुरक्षा को और कसकर पकड़ना पड़ता है। मैं अक्सर ऐसे युवाओं से मिलता हूं जिन्हें कॉलेज का डिप्लोमा कॉलेज के कर्ज के साथ मिलता है। उनमें से कई ने बताया कि वे ये देखकर निराश हो गए कि वे अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए $50,000 से लेकर $1,50,000 तक के कर्ज में डूब चुके हैं। अगर उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं, तो वे कई साल तक आर्थिक संकट का सामना करते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि अधिकांश अमेरिकावासियों को आज कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वे पूरी जिंदगी कर्ज में रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो औद्योगिक युग में लोकप्रिय थी। स्क्रिप्ट का अनुसरण करना। अगर हम औसत शिक्षित लोगों के जीवन पर निगाह डालें, तो आर्थिक स्क्रिप्ट अक्सर इस तरह से चलती है। लड़का कॉलेज जाता है, स्नातक हो जाता है, नौकरी करने लगता है और जल्दी ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसा आने लगता है। ये युवक अब मकान किराए पर ले सकता है, टीवी सेट खरीद सकता है, नए कपड़े खरीद सकता है, कुछ फर्नीचर खरीद सकता है और जाहिर है एक कार भी। और फिर बिल आना शुरू होते हैं। एक दिन ये युवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है, चिंगारियां भड़कती हैं, उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि दो लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर सकते हैं। अब उनके पास दो आमदनियां हैं, जबकि उन्हें सिर्फ एक ही मकान का किराया देना है। अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपना खुद का मकान खरीद सकें, जो हर युवा दंपति का सपना होता है। आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोज लेते हैं, अपना जमा किया हुआ धन निकालते हैं और उसे मकान के डाउन पेमेंट के लिए दे देते हैं। इस तरह अब उन पर मकान का कर्ज चुकाने की किस्त का भार आ जाता है। चूंकि उनके पास एक नया घर है, इसलिए उन्हें सजावट के लिए नए सामान की ज़रूरत भी पड़ती है। अब वे एक फर्नीचर स्टोर खोजते हैं, जिसके विज्ञापन में ये लुभावने शब्द लिखे होते हैं, नकद की ज़रूरत नहीं, आसान मासिक किस्तों में। जीवन अद्भुत लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उनके सभी मित्र आकर उनका नया घर, नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान देख सकें। वे अब जिंदगी भर के लिए कर्ज में गहराई तक डूब चुके हैं। तभी उनका पहला बच्चा आ जाता है। अच्छी तरह शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले औसत दंपति बच्चे को नर्सरी स्कूल में छोड़ने के बाद अपनी कमर कसते हैं और नौकरी करने चले जाते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता में जकड़े हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर वे आर्थिक दिवालियेपन से सिर्फ 3 महीने या इससे भी कम दूरी पर रहते हैं। इन लोगों के मुंह से आप अक्सर इस तरह के शब्द सुनते हैं, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, मुझे बिलों का भुगतान करना है, या स्नो वाइट और 7 बौनों के गीत की पंक्ति से मिलता जुलता ये वाक्य, मुझ पर कर्ज है, इसलिए मैं काम पर जाता हूँ। सफलता का जाल। मैं अपने अमीर डैडी से इतना ज़्यादा सीख पाया, इसके होता है। सफलता आपके समय को कम करती जाती है, भले ही यह अधिक धन प्रदान करती हो। धन का जान। क्वाइंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए धन के ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिसे वित्तीय बुद्धि कहते हैं। अमीर डैडी ने इसे इस तरह परिभाषित किया, वित्तीय बुद्धि का इस बात से इतना संबंध नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप अपने पास कितना धन रख पाते हैं, आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्वाइंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर लोगों में मूलभूत वित्तीय बुद्धि नहीं है, तो अधिकांश मामलों में वे क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में नहीं टिक पाएंगे। मेरे अमीर डैडी में लोगों के साथ काम करने तथा धन की अच्छी समझ थी। उनमें समझ होना अनिवार्य भी था।
उन पर धन कमाने यथासंभव कम से कम लोगों का प्रबंधन करने, लागत कम करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जिम्मेदारी थी। क्लाइंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए ये योग्यताएं आवश्यक हैं। मेरे अमीर डैडी ने ही मुझे जोर देकर बताया कि मकान संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व होता है। वे इस बात को इसलिए साबित कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें आर्थिक रूप से साक्षर बनाया था ताकि हम अंकों को पढ़ने में सक्षम हो सकें। अपने पुत्र और मुझे सिखाने के लिए उनके पास खाली समय इसलिए था क्योंकि वे लोगों का प्रबंधन करने में कुशल थे। काम की उनकी योग्यताएं उनके घरेलू जीवन में भी आ गईं। मेरे शिक्षित डैडी धन और कर्मचारियों का प्रबंधन नहीं कर पाते थे, हालांकि उन्हें लगता था कि वे ऐसा कर रहे हैं। राज्य के शिक्षा प्रमुख होने के नाते वे एक सरकारी अधिकारी थे जिनके पास लाखों डॉलर का बजट और हजारों कर्मचारी थे। परंतु इस धन को उन्होंने नहीं कमाया था। ये टैक्स चुकाने वालों का धन था और उनका काम इसे पूरा खर्च करना था। अगर वे इसे खर्च नहीं कर पाते थे तो सरकार उन्हें अगले साल कम धन देती थी। इसलिए हर वित्तीय वर्ष के अंत में वे इसे पूरा खर्च करने के तरीके खोजते थे। इसका मतलब ये था कि अगले साल के बजट को न्यायोचित ठहराने के लिए वे अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखते थे। अजीब बात यह थी कि वे जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखते थे उनकी समस्याएं उतनी ही बढ़ जाती थीं। बचपन में अपने दोनों डैडियों के जीवन को देखते हुए मैं मानसिक रूप से यह सोचने लगा कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे शिक्षित डैडी पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। वे शब्द साक्षर तो थे, परंतु वे वित्तीय रूप से साक्षर नहीं थे। चूंकि वे अंक नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें अपने बैंकर और अकाउंटेंट से सलाह लेना पड़ती थी। ये दोनों ही उन्हें बताते थे कि उनका मकान संपत्ति है, इसलिए यह उनका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इस वित्तीय सलाह के कारण न सिर्फ मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने ज़्यादा मेहनत की, बल्कि वे कर्ज में भी ज़्यादा गहराई तक डूबते चले गए। हर बार जब उन्हें कड़ी मेहनत के कारण प्रमोशन मिलता था तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ती थी, लेकिन हर बार तनख्वाह बढ़ने के साथ वे टैक्स के अधिक ऊंचे दायरे में पहुंच जाते थे। चूंकि वे अधिक ऊंचे टैक्स के दायरे में आ गए थे और 1960 तथा 1970 के दशक में उच्च आमदनी वाले कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, इसलिए उनके अकाउंटेंट और बैंकर उन्हें एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीदने की सलाह देते थे ताकि वे ब्याज की किस्तों को आमदनी में से घटाकर टैक्स में छूट ले सकें। वे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, परंतु इसका परिणाम कुल मिलाकर यह हुआ कि उनके टैक्स बढ़ गए और उनका कर्ज भी बढ़ गया। वे जितने सफल होते गए, उन्हें उतनी ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ी और अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए उनके पास समय कम होता गया। जल्दी ही उनके सारे बच्चे घर से दूर चले गए, परंतु वे अब भी बिलों का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे हमेशा सोचते थे कि अगले प्रमोशन या तनख्वाह में वृद्धि से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। परंतु वे जितना ज़्यादा धन कमाते थे, वही चीज़ों उतनी ही अधिक होती थीं। वे गहरे कर्ज में डूब जाते थे और ज़्यादा टैक्स चुकाते थे। घर पर और नौकरी में वे जितने परेशान होते गए, नौकरी की सुरक्षा पर वे उतने ही ज़्यादा निर्भर होते गए। वे अपनी नौकरी और बिलों का भुगतान करने के लिए तनख्वाह पर भावनात्मक रूप से जितने निर्भर होते गए, उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित नौकरी पाने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया। वे जितना असुरक्षित महसूस करते थे, वे उतनी ही ज़्यादा सुरक्षा चाहते थे। आपके दो सबसे बड़े खर्च। चूंकि मेरे डैडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए वे धन के उस जाल को नहीं देख पाए जिसमें वे अधिक सफल होने के साथ फंसते जा रहे थे। मैं लाखों अन्य सफल और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को धन के इस जाल में फंसते देख रहा हूँ। इतने अधिक लोगों के आर्थिक रूप से संघर्ष करने का कारण यह है कि हर बार अधिक धन कमाने के साथ वे अपने दो सबसे बड़े खर्च बढ़ा लेते हैं। 1. टैक्स। 2. कर्ज पर ब्याज। मज़े की बात यह है कि कर्ज में गहराई तक डूबने के लिए सरकार अक्सर टैक्स में छूट भी देती है। क्या इससे आपको ज़रा भी शक नहीं होता? मेरे अमीर डैडी ने वित्तीय बुद्धि को इस तरह परिभाषित किया था, इसका इस बात से उतना है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप कितना धन अपने पास रख पाते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरे कड़ी मेहनत करने वाले शिक्षित डैडी के पास विरासत में छोड़ने के लिए जो थोड़ा बहुत धन था, वह भी सरकार ने प्रोबेट टैक्सों में ले लिया। स्वतंत्रता की तलाश। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स्वतंत्रता और सुख की तलाश कर रहे हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को बी और आई क्वाड्रेंटों में काम करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
इस प्रशिक्षण के अभाव, नौकरी की सुरक्षा की प्रोग्रामिंग और बढ़ते व्यक्तिगत कर्ज के कारण ज़्यादातर लोग वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी तलाश कैश फ्लो क्वाइंट के बाएं हिस्से तक सीमित कर देते हैं। नफरत करता है, जिसने उसे प्रमोशन न देकर उसके किसी अधीनस्थ को प्रमोशन दे दिया। वह कम तनख्वाह की शिकायत भी करता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और वह एक बार फिर खुश नजर आता है। वह बहुत खुश इसलिए है क्योंकि उसे आदर्श नौकरी मिल गई है। दोबारा, उसके जीवन का मार्ग कुछ इस तरह दिखता है जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हो। यह इस तरह दिखता है। उसके जीवन का पैटर्न एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ जाना है। अब तक वह अच्छी तरह जी रहा है क्योंकि वह स्मार्ट, आकर्षक और व्यवहार कुशल है। परंतु उसकी उम्र ढल रही है और जो नौकरियां पहले उसे मिलती थीं, वे अब उससे युवा लोगों को मिल रही हैं। उसके पास बचत के नाम पर सिर्फ कुछ $1000 हैं। रिटायरमेंट के लिए उसने कुछ नहीं जोड़ा है। उसके पास एक मकान है जिसका वह कभी मालिक नहीं बन पाएगा। और उसे अभी अपने बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना है। उसका सबसे छोटा बेटा अभी 8 साल का है और उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता है, जबकि उसका 14 साल का बड़ा बेटा उसके साथ रहता है। वह मुझसे हमेशा कहा करता था, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी जवान हूँ। मेरे पास समय है। मैं सोचता हूँ कि अब वह क्या कहेगा। मेरे विचार से उसे तत्काल बी या आई क्वाड्रेट में पहुँचने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। उसे एक नए नज़रिए और नई शैक्षणिक प्रक्रिया की ज़रूरत है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो सुखद भविष्य की उसकी आशा धूमिल है। जब तक उसकी किस्मत अच्छी न हो और वह लॉटरी न जीत जाए या वह किसी अमीर महिला से शादी न कर ले, तब तक वह जिंदगी भर कड़ी मेहनत की राह पर चलता रहेगा। अपना खुद का काम करना। व्यक्ति बन जाते हैं। एक और आम पैटर्न यह है कि व्यक्ति क्वाड्रेट से निकलकर क्वाइंट में चला जाता है। वर्तमान युग में बड़े पैमाने पर छंटनी की वजह से बहुत से लोग इस बात को समझ चुके हैं। इसीलिए वे बड़ी कंपनियों की नौकरियां छोड़कर खुद की कंपनियां शुरू कर रहे हैं। घर से शुरू होने वाले बिजनेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने, अपना मनचाहा काम करने और खुद का बॉस बनने का निर्णय ले लिया है। उनके करियर का मार्ग इस तरह दिखता है। जीवन के जितने भी मार्ग हैं, उनमें मैं क्वाइट वालों के लिए सबसे ज़्यादा करुणा महसूस करता हूँ। मेरे विचार से बनना सबसे लाभदायक भी है और सबसे जोखिम भरा भी। मैं सोचता हूँ कि क्वाइंट सबसे मुश्किल क्वाइंट है। इसमें असफलता की दर ऊंची है और अगर आप सफल हो भी जाएं, तो भी इस क्वाड्रेट में सफल होना असफल होने से ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप के रूप में सफल होते हैं, तो आप किसी अन्य क्वाड्रेट के व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी लंबे समय तक करते रहेंगे, तब तक जब तक आप सफल हैं। व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वे कहावत के अनुसार प्रमुख रसोइये और बर्तन धोने वाले होते हैं। उन्हें वे सारे काम करने पड़ते हैं या उनकी जिम्मेदारी लेना पड़ती है जो किसी बड़ी कंपनी में बहुत से कर्मचारी तथा मैनेजर करते हैं। बिजनेस की शुरुआत में व्यक्ति अक्सर फ़ोन का जवाब देता है, बिलों का भुगतान करता है, सेल्स कॉल पर जाता है, कम बजट में विज्ञापन देने की कोशिश करता है, ग्राहकों को संभालता है, कर्मचारियों को नौकरी पर रखता है, कर्मचारियों को नौकरी से निकालता है, जब कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं तो उनका काम खुद संभालता है, टैक्स वसूलने वालों से बात करता है, सरकारी इंस्पेक्टरों से संघर्ष करता है, इत्यादि। जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो मैं सहम जाता हूँ। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ होती हैं, परंतु मैं उसके लिए बहुत चिंतित होता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्तियों ने अपना बिजनेस शुरू करने में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी या दोस्तों और परिवारजनों से उधार लिया पैसा लगा दिया। लगभग 3 साल के संघर्ष व कड़ी मेहनत के बाद बिजनेस ठप हो जाता है और जिंदगी भर की बचत के बजाय अब उनके सिर पर बहुत सा कर्ज होता है। देश भर में जितने बिजनेस शुरू होते हैं, उनमें से 90% 5 साल में चौपट हो जाते हैं। बाकी जितने बिजनेस बचते हैं, उनमें से भी 90% अगले 5 सालों में नाकामयाब हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में 100 में से 99 छोटे बिजनेस 10 साल बाद ढेर हो जाते हैं। मेरा मानना है कि पहले 5 साल में ज़्यादातर लोग अनुभव और पूंजी की कमी के कारण असफल होते हैं। अगले 5 सालों में असफल होने का कारण पूंजी का अभाव न होकर ऊर्जा का अभाव होता है।
लंबी व कड़ी मेहनत आखिरकार उस व्यक्ति को धराशायी कर देती है। बहुत से स्थायी थकान के शिकार बर्नआउट हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स कंपनियां बदलते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या मर जाते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टरों और वकीलों की औसत आयु अन्य लोगों से कम होती है। उनकी औसत आयु 58 वर्ष है, जबकि बाकी लोगों की औसत आयु 70 वर्ष है। क्वाइंट के जो लोग बच जाते हैं, वे इस विचार के आदी हो जाते हैं कि सुबह उठना है, काम पर जाना है और जिंदगी भर कड़ी मेहनत करना है। वे बस इतना ही जानते हैं। एक मित्र के माता पिता को देखकर मुझे ये याद आ जाता है। सड़क के एक नुक्कड़ पर उनकी शराब की दुकान है। 45 साल तक वे इस दुकान में 16 घंटे तक बैठे। अब इस इलाके में अपराध बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने दरवाज़ों और खिड़कियों पर लोहे की छड़ें लगवा ली हैं। उनकी दुकान से कुछ खरीदते समय पैसा एक खांचे में से देना पड़ता है, बहुत हद तक किसी बैंक की तरह। मैं कभी कभार उनसे मिलने जाता हूँ। वे बहुत बढ़िया और अच्छे लोग हैं, परंतु मुझे ये देखकर दुख होता है कि वे अपने ही बिजनेस के कैदी बन चुके हैं। वे सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक दुकान में बैठकर छड़ों के पीछे से बाहर देखते रहते हैं। कई समझदार व्यक्ति अपने बिजनेस को शिखर पर ही बेच देते हैं। इससे पहले कि उनकी ऊर्जा खत्म हो, वे अपना बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं जिसके पास ऊर्जा और धन हो। वे कुछ समय आराम करने के बाद फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं। वे अपना खुद का हो। वे कुछ समय आराम करने के बाद फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं। वे अपना खुद का रखते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बाहर कब निकला जाए। अपने बच्चों को देने के लिए सबसे बुरी सलाह: अगर आप 1930 से पहले पैदा हुए हैं तो स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, एक अच्छी सलाह थी। परंतु अगर आप 1930 के बाद पैदा हुए हैं तो ये बुरी सलाह है। क्यों? जवाब है: 1. टैक्स, 2. कर्ज। जो लोग क्वाड्रेंट से आमदनी कमाते हैं, उनके पास व्यावहारिक रूप से टैक्स से बचने का कोई अवसर नहीं होता। आज अमेरिका में कर्मचारी होने का अर्थ यह है कि आप सरकार के साथ 50/50 के पार्टनर हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार अंततः कर्मचारी की 50% या इससे अधिक आमदनी ले लेगी और इसका ज़्यादातर हिस्सा तो कर्मचारी को तनख्वाह मिलने से पहले ही सरकार के पास पहुंच जाएगा। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि सरकार आपको कर्ज में अधिक गहराई तक डूबने के लिए टैक्स में छूट देती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की राह और क्वाड्रेट के अधिकांश व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव होती है। जो लोग क्वाइंट से अधिक धन कमाते हैं, उन्हें अक्सर उनके अकाउंटेंट बड़ा मकान खरीदने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें टैक्स में अधिक छूट मिल सके। हालांकि कैशफ्लो क्वाइंट के बाएं हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को इसमें समझदारी दिख सकती है, परंतु क्वाड्रेट के दाएं हिस्से के व्यक्ति को इसमें समझदारी नहीं दिखती है। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? अमीर लोग बहुत कम इनकम टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना धन कर्मचारियों के रूप में नहीं कमाते। 2 और मशहूर टैक्स विद्रोह हैं जो अमेरिकी नहीं हैं, परंतु वे दर्शाते हैं कि लोग कितनी प्रबलता से टैक्स का विरोध करते हैं। विलियम टेल की कहानी टैक्स के विरोध की कहानी है। उसने अपने पुत्र के सिर के ऊपर से तीर इसलिए चलाया था क्योंकि वह टैक्स को लेकर नाराज था और उसने विरोध में अपने पुत्र की जान जोखिम में डाल दी। और लेडी गोडिवा की कहानी है। उन्होंने अपने शहर में टैक्स कम करने का आग्रह किया। प्रशासकों ने कहा कि वे टैक्स कम कर देंगे, बशर्ते वे शहर में निर्वस्त्र घुड़सवारी करें। लेडी गोडिवा ने उनकी इस चुनौतीपूर्ण शर्त को पूरा कर दिया। टैक्स लाभ, बहुत अधिक टैक्स लाभ। बहुत कम टैक्स लाभ। टैक्स आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता है। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब टैक्सों का दुरुपयोग और कुप्रबंधन किया जाता है। अगले कुछ सालों में लाखों बेबी बूमर रिटायर होने लगेंगे। वे टैक्स चुकाने वालों की भूमिका से निकलकर रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस परिवर्तन को संभालने के लिए और ज़्यादा टैक्स वसूलने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका और अन्य बड़े देश वित्तीय रूप से कमज़ोर होने लगेंगे। वहाँ के अमीर लोग ऐसे देशों की खोज में चले जाएंगे जो उनके धन का स्वागत करें, उसके लिए उन्हें दंडित न करें। एक बड़ी गलती। इस साल के शुरू में एक अखबार के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया। मैंने जवाब दिया, लगभग $10 लाख। इस पर उसने पूछा, और आपने कितना टैक्स चुकाया? कुछ नहीं, मैंने कहा।
मैंने पैसा कैपिटल गेन्स में कमाया था और मैं उन टैक्सों को अनंत काल तक टाल सकता था। मैंने रियल एस्टेट के 3 टुकड़े बेच दिए और उन्हें टैक्स कोड सेक्शन 1031 एक्सचेंज में रख दिया। मैंने उस पैसे को छुआ तक नहीं। मैंने ज़्यादा बड़ी जायदाद में उसका निवेश कर दिया। कुछ दिनों के बाद अखबार में ये खबर छपी, अमीर आदमी ने $10 लाख कमाए और वह स्वीकार करता है कि उसने टैक्स में एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने इस तरह की चीज़ कही थी, परंतु उस खबर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द नहीं दिए गए थे, जिससे संदेश विकृत हो गया था। मैं नहीं जानता कि पत्रकार ने ये दुर्भावना से लिखा था या वह ये समझा ही नहीं था कि 1031 एक्सचेंज क्या होता है। चाहे जो वजह हो, यह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि अलग अलग क्वाइंटों के लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। जैसा मैंने कहा था, हर आमदनी समान नहीं होती। कुछ आमदनियों पर बाकी आमदनियों से कम टैक्स लगता है। अधिकांश लोगों का ध्यान निवेशों के बजाय आमदनी पर केंद्रित होता है। मैं अब भी लोगों को ये कहते सुनता हूँ, मैं दोबारा कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ सके, या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। ये शब्द या विचार उस आदमी के हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आमदनी के कॉलम और कैश फ्लो क्वाइंट के ई क्वाइंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये शब्द उस आदमी के हैं जो तनख्वाह में होने वाली वृद्धि का आधा हिस्सा सरकार को सौंप देगा और ऐसा करने के लिए ज़्यादा कड़ी व लंबी मेहनत करेगा। आने वाले अध्याय में मैं ये स्पष्ट करूंगा कि क्वाड्रेट के दाएं हिस्से के लोग किस तरह टैक्स का प्रयोग दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में करते हैं, जबकि क्वाइंट के बाएं हिस्से के अधिकांश व्यक्तियों के लिए टैक्स एक दायित्व होता है। इसका देश प्रेम होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो ऐसा व्यक्ति होने से है जो कानूनी रूप से संघर्ष और विरोध करता है ताकि वह यथासंभव अधिकाधिक धन सुरक्षित रखने के अपने अधिकार की रक्षा कर सके। जो व्यक्ति और देश अपने टैक्स का विरोध नहीं करते, उनकी अर्थव्यवस्था अक्सर निराशाजनक होती है। जल्दी अमीर बनो। मेरी पत्नी और मैं अपनी बेघर स्थिति से मुक्ति पाकर जल्दी ही वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते थे। हमारे लिए इसका अर्थ ये था कि हम बी और आई क्वाइंटों से अपनी आमदनी कमाएं। दाएं हिस्से के क्वाइंटों में आप तुरंत अमीर बन सकते हैं क्योंकि आप कानूनी रूप से टैक्स देने से बच सकते हैं। यही वजह है कि अपना अधिकाधिक धन अपने पास रखकर और उस धन से अपने लिए काम करवाकर हमने जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता कैसे पाई जाए? टैक्स और कर्ज वे 2 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से अधिकांश लोग कभी वित्तीय सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा या स्वतंत्रता की राह कैश फ्लो क्वाइंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है। आपको नौकरी की सुरक्षा के पार जाने की ज़रूरत है। अब समय आ चुका है कि वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझ लिया जाए। EBSI इस पैटर्न वाले लोग अक्सर अपनी नौकरी में कुशल होते हैं। बहुतों ने स्कूल कॉलेज में कई साल तक मेहनत की है और बरसों तक नौकरी का अनुभव प्राप्त किया है। भले ही उन लोगों ने रिटायरमेंट प्लान बना रखा हो, परंतु समस्या यह है कि वे बी या आई क्वाड्रेंट के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे वित्तीय रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी या व्यावसायिक सुरक्षा का ही प्रशिक्षण मिला है। 2 पैर एक से बेहतर होते हैं। वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनने के लिए मैं ये सुझाव देता हूं कि लोग ई या एस क्वाड्रेट में काम करते रहें, परंतु बी या आई क्वाड्रेट में भी शिक्षित बने। जब उन्हें क्वाइंट के दोनों हिस्सों में अपनी योग्यताओं पर विश्वास हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, भले ही उनके पास पैसा कम हो। ज्ञान शक्ति है। उन्हें बस अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए सही अवसर का इंतज़ार करना है और फिर उनके पास पैसा आ जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने हमें 2 पैर दिए हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैर होता तो हम हमेशा लड़खड़ाते रहते और असुरक्षित महसूस करते। 2 क्वाइंटों का ज्ञान होने पर, जिनमें से एक बाएं हिस्से का हो और दूसरा दाएं हिस्से का, हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी नौकरी या व्यवसाय के बारे में जानते हैं, उनका सिर्फ एक ही पैर होता है। हर बार जब आर्थिक हवाएं तेजी से बहती हैं, तो वे 2 पैर वाले लोगों से ज़्यादा लड़खड़ाते हैं। 2. ये वित्तीय सुरक्षा का पैटर्न है। ई क्वाड्रेट के व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है। मैं रिटायरमेंट अकाउंट में सिर्फ धन डालते रहने और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के बजाय ये लूप दर्शाता है कि लोगों को निवेशक और कर्मचारी दोनों ही रूपों में अपनी शिक्षा के बारे में आत्मविश्वास होता है। हम नौकरी करना सीखने के लिए कॉलेज में अध्ययन करते हैं। इसी तरह मैं सुझाव देता हूं कि आप प्रोफेशनल निवेशक बनने के लिए भी अध्ययन करें।
जो पत्रकार इस बात पर विचलित था कि मैंने अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $10 लाख कमाने के बाद भी टैक्स नहीं दिया था, उसने मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा, आपने $10 लाख कैसे कमाए? मेरे हिसाब से यही असली सवाल है। टैक्स से कानूनी रूप से बचना आसान है, $10 लाख कमाना उतना आसान नहीं है। वित्तीय सुरक्षा का दूसरा मार्ग ये हो सकता है। ELBSI एस क्वाड्रंट वाले व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है। EBSI। इस पैटर्न का वर्णन थॉमस स्टैनली ने अपनी पुस्तक द मिलियनर नेक्स्ट डोर में किया है। ये बहुत बढ़िया पुस्तक है। औसत अमेरिकी मिलियनेयर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मितव्ययिता से रहता है और लंबे समय के लिए निवेश करता है। ऊपर दिया पैटर्न इस वित्तीय जीवन पथ को प्रतिबिंबित करता है। एस से बी के इस मार्ग को प्रायः बिल गेट्स जैसे बहुत से बड़े उद्यमियों ने चुना है। ये सबसे आसान नहीं है, परंतु मेरे विचार से यह बहुत अच्छा मार्ग है। एक से बेहतर दो हैं। दो क्वाड्रेंटों में, खासकर बाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में और दाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में, शिक्षित बनना सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निपुण होने से बेहतर है। अध्याय 2 में मैंने ये तथ्य बताया है कि औसत अमीर आदमी अपनी 70% आमदनी क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से कमाता है और 30% आमदनी क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से। मैंने पाया है कि चाहे लोग कितना भी धन कमाते हों, अगर वे एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करें तो वे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सुरक्षित स्थान बनाना है। लखपति फायरफाइटर्स मेरे दो मित्र हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सफल होने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके पास नौकरी की ज़बरदस्त सुरक्षा और लाभ हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में भी बहुत दौलत हासिल कर ली है। दोनों ही राज्य सरकार के फायरफाइटर्स हैं। उनके पास अच्छी व स्थायी तनख्वाह है, उत्कृष्ट लाभ तथा रिटायरमेंट प्लान है और वे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। हफ्ते में 3 दिन वे व्यावसायिक निवेशकों के रूप में काम। दोनों ही मित्रों के पास पर्याप्त निष्क्रिय आमदनी है, जो 20 वर्ष के निवेश के परिणामस्वरूप मिली है। वे 40 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकते थे, परंतु वे दोनों ही अपनी नौकरी से खुश हैं और राज्य सरकार से पूरे लाभ लेकर रिटायर होना चाहते हैं। तब वे दोनों स्वतंत्र होंगे, क्योंकि उन्हें क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों से सफलता के लाभों का आनंद मिलेगा। सुरक्षा सिर्फ धन से नहीं मिलती। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं जिनके रिटायरमेंट अकाउंट में लाखों जमा हैं, परंतु इसके बावजूद वे असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह धन उन्होंने अपनी नौकरी या बिजनेस से कमाया है। ज़्यादातर ने रिटायरमेंट अकाउंट में निवेश किया तो है, परंतु वे निवेश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर वह धन गायब हो जाए और उनके काम करने के दिन पूरे हो जाएं, तब वे क्या करेंगे? बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर में हमेशा बहुत सा धन इस हाथ से उस हाथ तक पहुंचता है। चाहे आपके पास ज़्यादा धन न हो, परंतु आपके लिए अपनी शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिवर्तन आते हैं तो आप उनके लिए बेहतर तैयार होंगे। ऐसा न हो कि जब ये परिवर्तन आए तो आप उनके प्रति जागरूक न हो और उनसे डर जाएं। जैसा मैंने कहा था, कोई भी यह सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, परंतु किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना सर्वश्रेष्ठ है, और इसका मतलब है अभी शिक्षित बनना। 3. ये वित्तीय स्वतंत्रता का पैटर्न है। यह अध्ययन का वह पैटर्न है जिसकी अनुशंसा मेरे अमीर डैडी ने की थी। ये वित्तीय स्वतंत्रता की राह है। ये सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में लोग आपके लिए काम करते हैं और आई क्वाड्रेंट में आपका धन आपके लिए काम करता है। आप काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन दोनों क्वाड्रेंटों का ज्ञान आपको काम से पूरी शारीरिक आज़ादी देता है। EBS अगर आप बेहद अमीर लोगों की तरफ देखें तो क्वाड्रेंट में उनका पैटर्न यह है। B और IE के वृत्त उस आमदनी के पैटर्न का संकेत देते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, न्यूज़ कॉर्प के रूपर्ट मर्डॉक, बर्कशायर हैथवे के वारेन बफे और रॉस पेरोट का है। यहाँ पर मैं आपको तत्काल सावधान कर दूँ, B क्वाड्रेंट IE क्वाड्रेंट से बहुत अलग होता है। मैंने देखा है कि कई सफल B अपना बिजनेस लाखों करोड़ों डॉलर में बेच देते हैं और नई मिली अमीरी उनका सिर फिरा देती है। वे ये सोचने लगते हैं कि उनके डॉलर उनके IQ का मापदंड है, इसलिए वे इतराते हुए IE क्वाड्रेंट में जाते हैं और अपना सारा धन गंवा देते हैं। सभी क्वाड्रेंटों का खेल और उनके नियम अलग होते हैं, इसीलिए मैं शिक्षा और अहम पर विजय प्राप्त करने का सुझाव देता हूँ। वित्तीय सुरक्षा की तरह ही दोनों क्वाड्रेंटों में पैर जमाने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता के संसार में अधिक स्थायित्व मिलता है।
मार्गों का चुनाव। ये अलग अलग वित्तीय मार्ग हैं जिनमें से लोग अपना विकल्प चुन सकते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग नौकरी की सुरक्षा का मार्ग चुनते हैं। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है तो वे अक्सर नौकरी की सुरक्षा को और ज़्यादा कसकर पकड़ लेते हैं। वे वहां पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। कम से कम मैं वित्तीय सुरक्षा में शिक्षित बनने की सलाह देता हूं, जिसका मतलब है अपनी नौकरी के बारे में और अच्छे बुरे दोनों समयों में अपनी निवेश योग्यता के बारे में आत्मविश्वास होना। यह एक बड़ा रहस्य है कि सच्चे निवेशक गिरते बाजार में ज़्यादा धन कमाते हैं। वे ज़्यादा धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि गैर निवेशक दहशत में आकर शेयर बेच देते हैं, जबकि उन्हें इस समय खरीदना चाहिए। इसीलिए मैं आने वाले संभावित आर्थिक परिवर्तनों से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ यह है कि दौलत की अदला बदली हो रही है। आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता। वर्तमान में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं वे कुछ हद तक कंपनियों की बिक्री और विलय के कारण हो रहे हैं। हाल ही में मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी बेच दी। कंपनी बिकने के दिन उसने अपने बैंक खाते में $1.5 करोड़ जमा किए। उसके कर्मचारियों को नई नौकरियों की तलाश करना पड़ी। फेयरवेल पार्टी आंसुओं से भरी थी, परंतु उसमें बहुत क्रोध और द्वेष की अंतर्धाराएं भी थीं। हालांकि मेरे मित्र ने उन्हें वर्षों तक अच्छा वेतन दिया था, परंतु अधिकांश कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले दिन वित्तीय रूप से जिस हाल में थे, आखिरी दिन भी वे उससे बेहतर हाल में नहीं थे। बहुत से लोगों को यह एहसास हुआ कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया था, जबकि उन्होंने अपने सारे वर्ष तनख्वाह कमाने और खर्च करने में बिता दिए थे। सच्चाई यह है कि आपको अमीर बनाना आपके बॉस का काम नहीं है। उसका काम तो ये सुनिश्चित करना है कि आपको आपकी तनख्वाह समय पर मिल जाए। अमीर बनना आपका काम है, बशर्ते आप अमीर बनना चाहें। और यह काम उस पल शुरू होता है जिस पल आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप धन के प्रबंधन में निपुण नहीं हैं, तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप बुद्धिमत्तापूर्वक बजट बनाते हैं और या तो बी या फिर आई क्वाड्रेट के बारे में सीखते हैं, तो आप प्रचुर व्यक्तिगत दौलत की राह पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता की राह पर हैं। मेरे अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझसे कहा करते थे, अमीर और गरीब लोगों के बीच का इकलौता अंतर यह है कि वे अपने खाली समय में क्या करते हैं। मैं इस कथन से सहमत हूँ। मुझे एहसास है कि लोग आज जितने व्यस्त हैं उतने पहले कभी नहीं थे, और खाली समय बहुत ही कीमती होता है। फिर भी मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपको व्यस्त होना ही है तो क्वाइंट के दोनों हिस्सों में व्यस्त रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अंततः आपको ज़्यादा खाली समय और ज़्यादा वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी। जब आप नौकरी करें तो पूरी मेहनत से करें। कृपया ऑफिस में वॉल स्ट्रीट जर्नल न पढ़ें। पूरे दिल से काम करने पर आपका बॉस आपका अधिक सम्मान और प्रशंसा करेगा। आप नौकरी के समय के बाद अपनी तनख्वाह और खाली समय का क्या करते हैं, उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। अगर आप क्वाइंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। अगर आप क्वाइंट के दाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता पाने का अवसर होगा। मैं इस मार्ग की सलाह देता हूँ। मुझसे अक्सर क्वाइंट के बाएं हिस्से के लोग पूछते हैं, आप किस मार्ग की सलाह देते हैं? मैं उसी मार्ग की सलाह देता हूँ जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने मुझे दी थी। ये वही मार्ग है जिस पर रॉस पेरोट, बिल गेट्स और उनके जैसे अन्य लोग चले थे। यह मार्ग इस तरह दिखता है। एबेस कभी कभार मुझे ये शिकायत सुनने को मिलती है, परंतु मैं तो निवेशक बनना पसंद करूंगा। इस पर मैं जवाब देता हूं, तो फिर सीधे आई क्वाड्रेट में चले जाएं। अगर आपके पास बहुत सा धन और खाली समय है तो सीधे आई क्वाइंट में चले जाएं। परंतु अगर आपके पास समय और धन प्रचुर मात्रा में नहीं है तो मेरा सुझाया मार्ग ज़्यादा सुरक्षित है। अधिकांश मामलों में लोगों के पास बहुत समय या धन नहीं होता, इसलिए वे एक और सवाल पूछते हैं, क्यों? आप पहले बी क्वाड्रेट में जाने की सलाह क्यों देते हैं? इस चर्चा में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं करना चाहूँगा। परंतु मैं अगली कुछ पंक्तियों में अपने कारणों को सारांश में अवश्य बताना चाहूँगा। 1. अनुभव और शिक्षा। अगर आप पहले बी के रूप में सफल होते हैं तो आपके पास सशक्त आई बनने का बेहतर अवसर होगा। आई व्यक्ति बी में निवेश करता है। अगर आप पहले बिजनेस की अच्छी समझ विकसित कर लेते हैं तो आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। इसके बाद आप अच्छे बी व्यक्तियों को ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान सकेंगे।
सच्चे निवेशक सफल बी में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस तंत्र सुदृढ़ होता है। ई या एस में निवेश करना जोखिम भरा होता है, जो सिस्टम और प्रोडक्ट के बीच का अंतर ही नहीं जानता, या जिसमें उत्कृष्ट लीडरशिप योग्यताओं का अभाव होता है। 2. कैश फ्लो। अगर आपका कोई बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है तो आपके पास ज़्यादा खाली समय और कैश फ्लो होगा, जो आई क्वाड्रेट के उतार चढ़ाव में आपकी सहारा देगा। कई बार मैं क्लाइंटों के ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनके पास इतना कम धन होता है कि वे किसी तरह के वित्तीय नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाजार के एक ही झटके में वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वित्तीय दृष्टि से वे लाल लकीर पर चलते हैं। सच्चाई यह है कि निवेश करने में पूंजी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कई बार यह ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत सी पूंजी और समय की ज़रूरत होती है। अनेक सफल निवेशक जीतने से पहले कई बार हारे हैं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता बुरी शिक्षक है। शिक्षा गलतियां करने से मिलती है और आई क्वाड्रेट में गलतियां करने में पैसा खर्च होता है। अगर आप में ज्ञान और पूंजी दोनों की कमी है तो निवेशक बनने की कोशिश करना वित्तीय आत्महत्या की तरह है। अगर आप पहले अच्छा बी बनने की योग्यता विकसित कर लेते हैं तो आपके पास आवश्यक कैश फ्लो होगा, जो अच्छा निवेशक बनने के लिए ज़रूरी है। जब आप अच्छे निवेशक बनने के लिए शिक्षा हासिल करेंगे